हेलो दोस्तों। तो आपने देखा था पिछली वीडियो में हमने मुगल कालीन लघु चित्रकला को पढ़ा था, उसके इंट्रोडक्शन को जाना था कि वो कैसे कैसे मुगल जो चित्रकला है, लघु चित्रकला है, भारत में आई। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए इसका अगला टॉपिक को शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि मुगल संरक्षकों ने अपनी विशिष्ट कलात्मक वीरताओं और विषय वस्तु की रुचि, दार्शनिकता व सौंदर्य बोध गमन संवेदनशीलता के आधार पर मुगल चित्रकला शैली का विस्तार किया। इस अध्याय की में आगे हम कालक्रमानुसार मुगल चित्रकला शैली के विकास की चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और इसको अच्छे से समझ लिया था। तो इसका अगला टॉपिक हम आज शुरू करने वाले हैं। तो इसका जो अगला टॉपिक है, आरंभिक मुगल चित्रकला। तो आरंभिक मुगल चित्रकला के बारे में हमने पिछले वीडियो में थोड़ा सा बताया था कि भारत में जो आरंभ होता है, मुगल चित्रकला का आवागमन होता है, तो वो होता है 1526 से, जब बाबर भारत आते हैं। कौन? बाबर। बाबर जब भारत आते हैं 1526 में, तब मुगल कला का आगमन भारत में हो जाता है। तो इसी टॉपिक को हम आगे आज बढ़ाते हैं और इसको पढ़ते हैं और इसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन ही आपके इंट्रेंस एग्जाम में एनसीईआरटी बुक से ही लिया जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। आपको बार बार मैं ये बता रहा हूँ कि आप अगर इंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं बीएचयू के लिए या अदर यूनिवर्सिटी के लिए, आप कोई भी फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए निकालना चाहते हैं जो सीयूईटी के अंतर्गत आता है, तो उसके लिए थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो थ्योरी है और जो प्लस प्रैक्टिकल है, तो ये दोनों ही एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। आपने अगर सुना होगा, कोई भी एग्ज़ाम होता है तो अगर दो स्टेप में होता है, तो एक स्टेप आप अगर उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जैसे कि थ्योरी है, इसको अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप दूसरे स्टेप आगे नहीं जा सकते। तो इसलिए आपको सब कुछ को एक जैसा महत्वपूर्ण मान के पढ़ना पड़ेगा। और ये थ्योरी का एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जिसको आपको क्वालिफाई करना बहुत ही अति आवश्यक है। अगर आपका थ्योरी क्वालिफाई नहीं होता है तो कोई भी यूनिवर्सिटी आपको प्रैक्टिकल के लिए नहीं बुलाएगा, प्रैक्टिकल में आप जा ही नहीं सकते। तो इसलिए थ्योरी जो है, थ्योरी पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि थ्योरी ही आपकी पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी, जब आप एक सीढ़ी पे चढ़ेंगे तभी दूसरे सीढ़ी पे जा सकते हैं। जब आप थ्योरी का एग्ज़ाम देंगे तभी आप प्रैक्टिकल में बैठ सकते हैं, तभी जाके आप प्रैक्टिकल का परीक्षा दे सकते हैं, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इसलिए थ्योरी को बहुत अति आवश्यक महत्वपूर्ण मान के जो आपको मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देके उसको पढ़ लीजिए, उसको याद कर लीजिए। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, इतना में ही आपका काम हो जाएगा। आप भरोसा करके इतना ही पढ़िए। तो चलिए आज का टॉपिक को ज़्यादा ना बात करते हुए आगे बढ़ाते हैं। आरंभिक मुगल चित्रकला। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा इसके जो शासक थे, मुगल काल में जो राजा थे, उनको हम एक क्रमबद्ध समझ लेते हैं। तो पहला राजा जो था भारत में आया था बाबर। कौन था? बाबर, जो कि 1526 में आया। उसका बेटा था हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर आते हैं। अकबर के बाद आपके जहांगीर हैं, और जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद आते हैं आपके औरंगजेब। तो ये जो राजा हैं, नंबर फर्स्ट बाबर, नंबर सेकंड हुमायूं, फिर थर्ड में अकबर, फिर उनके पुत्र चौथे में जहांगीर, फिर आपके पाँचवें में शाहजहां और छठे में औरंगजेब। तो हम मुग़ल चित्रकला को समझने के लिए इनको समझेंगे कि मुग़ल चित्रकला इनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कैसे चला और किसके टाइम पीरियड में कितना उन्नत हुआ,
कौन चित्रकार थे, उनके समयकाल में कैसे चित्र बने, कैसे विकसित हुए और किस में अधिक बने, किस राजा के काल में कम बने, इसको हम उसमें समझेंगे। तो इसलिए एक एक जो आपका राजा है अकबर से लेके औरंगजेब तक, इसको हम पार्ट वाइज डिवाइड कर लेंगे और एक एक राजा के बारे में विस्तार से जानेंगे और एक एक वीडियो में एक एक राजा के बारे में अच्छे से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है आरंभिक जो है, उसमें आपका बाबर है, बाबर का ख़त्म करेंगे। फिर अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पर अकबर, उसके बाद नेक्स्ट जहांगीर। तो पार्ट वाइज इसको हम अगर ध्यान से समझेंगे तो अलग अलग डिफरेंस इसके बारे में हमें पता चल जाएगा और जो कि पेपर में महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ते हैं। आरंभिक मुगल चित्रकला। प्रथम मुगल शासक बाबर वर्तमान में उज्बेकिस्तान से 1526 में भारत आया था। तो कहने का अर्थ है जो पहला मुगल शासक था बाबर, वो उज्बेकिस्तान से आया था। कहाँ से आया था, ये क्वेश्चन आएगा। तो उज्बेकिस्तान से आया था। कब आया था, 1526 में, इतना याद रखना है। वहाँ तैमूर और चरघटाई तुर्क वंश का था। कौन से वंश का था, तो तैमूर और चरघटाई, इसका वंशज का नाम आपको याद रखना है कि जो बाबर आया था भारत में तो वो तैमूर वंशज और चरघटाई नामक वंशज का, चरघटाई तुर्क वंशज का था। उसने ईरान व मध्य एशिया की संस्कृति और सौंदर्यात्मक संवेदनशीलता का मिश्रण किया। जब वो ईरान से मध्य एशिया में आया तो ईरानी संस्कृति और मध्य एशिया की संस्कृति दोनों में क्या हो गया, मिश्रण हो गया, मिक्सअप हो गया। तो उसने, ये लाइन का ये अर्थ है, आपको समझ में आ गया होगा। विभिन्न कला रूपों में विभिन्न कला रूपों में बाबर की सक्रिय रुचि थी। कहने का अर्थ है कि जो बाबर थे, बाबर की जो जितनी प्रकार की कला थी उस पर उसकी बहुत गहरी और सक्रिय रुचि थी। तो किस किस में रुचि थी, आगे पढ़ते हैं। उसकी ख्याति एक विद्वान, कला परखी, पांडुलिपि व वास्तुकला के उदार संरक्षक के तौर पर थी। तो वो एक विद्वान था, उसकी ख्याति किस पे थी, विद्वान था, पढ़ा लिखा आदमी था, कला परखी था, कला को समझता था, उसको जांचता था, पांडुलिपि और वास्तुकला के उदार संरक्षक, उसको वो रक्षा प्रदान करता था, उस पर इसका क्या था, एक ख्याति प्राप्त था। बाबर को इन सब पे ख्याति थी। उसकी आत्मकथा बाबरनामा में सम्राट की राजनीतिक गतिविधि और कलात्मक जुनून का विस्तृत वर्णन है। तो उन्होंने एक आत्मकथा लिखी थी। क्या आत्मकथा का नाम है, तो आत्मकथा का नाम है बाबरनामा, जो उन्होंने खुद लिखी थी। और इस आत्मकथा में उन्होंने अपने जीवन में घटित सभी घटनाओं के बारे में उल्लेख किया है कि वो कैसे भारत आए, भारत कैसे आए, भारत में उन्होंने कितना युद्ध लड़ा, कितने जगह को हड़प लिया, कहाँ पे क्या काम किया, सब कुछ लिखा है। उसी के कारण ये एनसीईआरटी में आज हम पढ़ पा रहे हैं कि वो क्या क्या काम किया है, उसी आत्मकथा के कारण। तो बाबरनामा उस प्रेम व आसक्ति को दिखाता है जो कि एक विदेशी के तौर पर भारत के लिए बाबर के मन में थी। सभी घटनाओं को उत्साहवंश विस्तार से लिखने के कारण बाबर ने स्मरणों को दर्ज करने की परंपरा स्थापित की, जिसका भारत में उसके उत्तराधिकारियों ने भी अनुकरण किया। अर्थात कहने का अर्थ है कि बाबर अपना एक डायरी लिखा करते थे जिसका नाम था बाबरनामा। उन्होंने अपनी घटनाओं को, जीवन में घटित घटनाओं को उसमें लिखते थे। वही परंपरा आगे जाके चलती रही। बाबर के बेटे हुमायूं ने भी करवाया, वो हुमायूं के बाद उसके बेटे अकबर ने भी लिखवाया। यही कथा, मतलब ये परंपरा चलना शुरू हो गया भारत में। शाही चित्रशाला में चित्रित पुस्तकें व एल्बम सिर्फ सुलेखित नहीं बल्कि चित्रित भी की गई। तो कह रहे हैं कि जो उनका चित्रशाला होता था, स्टूडियो होता था, उस स्टूडियो के अंदर जितने पुस्तकें लिखी जाती थी या एल्बम बनाई जाती थी, खाली बनाई नहीं जाती थी, उस पर चित्र भी बनाया जाता था। ये बहुमूल्य पुस्तकें संग्रहित की गई और शाही परिवार के उन सदस्यों को भेंट की गई जो उसके योग्य थे और उनका महत्व जानते थे। तो जो पुस्तक बनाया जाता था, लगता था कि ये इनके लिए बहुत अच्छा है, मतलब उनके सदस्य में, उनके फैमिली मेम्बर में, कि ये इनके ऊपर जज करेगा, ये इनका स्वभाव इस पुस्तक के अनुरूप है, तो उनको वो भेंट दिया जाता था और वो उस पुस्तक को पढ़ के उसको संरक्षण भी देते थे।
छवि चित्रण में बाबर की गहरी रुचि थी। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि बाबर की रुचि किस में है, तो छवि चित्रण में बाबर की गहरी रुचि थी। छवि चित्रण का अर्थ होता है पोर्ट्रेट। ठीक है बच्चों, पोर्ट्रेट। जिक्र उसके स्मरणों में मिलता है, जो उनका स्मरण था बाबरनामा, उसी पे मिलता है कि उनका छवि चित्रण में बहुत गहरी रुचि थी। उसके स्मरण में चित्रकारों का भी उल्लेख के बीच बेजात का जिक्र आता है। तो उनका जो आत्मकथा है उसमें उन्होंने एक बेजात जो नाम का एक चित्रकार है उसका भी जिक्र किया है। बेजात के चित्र सुंदर होते थे पर चेहरों पर उत्तम चित्रण नहीं करता था, बल्कि दोहरी ठुड्डी वाले चेहरों को काफ़ी लंबा करके दाढ़ी का आकर्षण चित्रण करता था। जो एक फेस बनाने के लिए जो ये ठुड्डी बनाया जाता है, तो वो ठुड्डी वो अच्छे से नहीं बना पाता था, जिसके कारण वो दो लगते थे। वो क्या करता था, मुंह में दाढ़ी बना के उसको अच्छे से सजा देता था। तो उसको अच्छे से बनाना नहीं आ पाता होगा, तो जिस कारण वो दाढ़ी बना देता था। वो उसी का जिक्र हुआ है उनके बाबरनामा में, बाबर की आत्मकथा में। फिर कह रहे हैं बेजाद ईरान की चित्रकला शैली का प्रमुख चित्रकार था। ये क्वेश्चन भी कई बार पुट अप हो चुका है आपके एग्जाम में कि बेजाद किस शैली का प्रमुख चित्रकार था। तो ईरान की जो चित्रकला शैली थी उस शैली का ये प्रमुख चित्रकार था, ना कि मुगल का। आपको ध्यान में रखना है, अगर ऑप्शन में मुगल आता है और आपको ऑप्शन में ईरान मिलता है तो आपको ईरान लगाना है। अगर मुगल लगाते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हैरत वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है। हैरत एक जगह का नाम है, एक प्लेस है। उत्कृष्ट रंग संयोजन व आकर्षक रंग छटा के लिए जाना जाता है। वहाँ की जो रंग योजना है या कलर स्कीम है वो बहुत अच्छा है, बहुत चटकीले हैं, जिसके कारण वो फेमस जगह है। चित्रकार के तौर पर शाह मुजफ्फर का भी जिक्र आता है। तो दूसरे चित्रकार थे शाह मुजफ्फर। पहले चित्रकार कौन थे, तो ये पहले चित्रकार बेजात थे, उनके बाद दूसरे चित्रकार का नाम आता है तो शाह मुजफ्फर का जिक्र आता है, जिसे बाबर की सजा के आकर्षण चित्र करने वाला उत्कृष्ट मानता था। तो जो आपका शाह मुजफ्फर है वो किसके लिए फेमस था, तो केश सज्जा के लिए फेमस था। ये भी बाबर के टाइम पीरियड का चित्रकार है। आगे बढ़ते हैं। तो करने के लिए उत्कृष्ट माना जाता था। हालांकि बाबर को भारतीय भूमि पर ज़्यादा समय रहने का अवसर नहीं मिला और जल्दी ही उनकी मृत्यु हो गई और उनके उत्तराधिकारियों ने भारत को अपनाकर उस पर शासन किया। तो भारत पे बाबर का समयकाल ज़्यादा नहीं रह पाया और उनकी मृत्यु हो गई। और जबकि हम जानते हैं 1526 में बाबर जी आए थे यहाँ भारत में राज्य करने, लेकिन ज़्यादा दिन टिक नहीं पाए। 4 साल के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई और वो उनके बेटे हुमायूं को भारत का शासक बना दिया गया। तो इसका जो अगला टॉपिक है हम इसको पढ़ेंगे। ये यहाँ से आपका शुरू हो जाता है हुमायूं के काल में क्या क्या चित्र बने और कैसे कैसे कला में उन्नति हुआ मुगल काल में। तो आज हमने जो पढ़ा बाबर के बारे में, तो जो बाबर थे उनके बारे में आज हमने समझने की कोशिश की। तो बाबर जो थे आप जानते हैं कि भारत में ज़्यादा शासन नहीं कर पाए, मात्र 4 साल किया। तो भारत में बाबर पहले राजा थे मुगल के जो आए थे, तो उन्होंने कला पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। जो कला है, कला या चित्रकला कहेंगे, उस पर ज़्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दे पाया। किसी भी प्रकार की कला में उन्होंने ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि वो भारत में नए आए थे। उनका ये ध्यान था कि भारत में राज्य स्थापित करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जगह को घेरना, उसको कब्जा के अपना राज्य का विस्तार करना है। इस कारण बस उन्होंने कला पे ध्यान नहीं दे पाए और उनके समय में ज़्यादा चित्र नहीं बन पाए। और 2 चित्रकार का नाम उल्लेख हुआ है जो कि हमने आगे पहले पढ़ चुके हैं, तो उसको आप ध्यान से याद कर लेंगे। इसके बाद जो वीडियो आपको मिलेगा
आपको बताया हूँ। हुमायूं के बाद हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अकबर, ऐसे करके सीरीज़ में पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो हम इसका जो मेन मेन नोट्स की क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको अगर हेल्पफुल लगा है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। तब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।